घाघरा हो जाएगा, और सबसे पूरब वाली कोई नदी पूछ दे तो महानंदा हो जाएगा। ये सब बाढ़ लाने वाली नदी है, ठीक है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, कोसी और महानंदा। दक्षिण वाला क्रम का बता दे। बिहार में दक्षिण की नदियों को बता दे। जैसे कि भारत में हम लोगों ने दो भागों में बांटा ना रिवर सिस्टम को, हिमालय की नदियाँ तथा भारत वाले में दो बांटा था ना, पठारी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, पिछले क्लास में। तो बिहार में भी पूछेगा कि कितने तरीके के नदियाँ पाया जाता है, तो दोनों ही बोलना है आपको, ठीक है। पठारी या फिर मौसमी नदी इसको बोलते हैं, मौसमी, और इसको सदावाहिनी, सालों भर जल भरा रहने वाला, सदावाहिनी नदी। तो बिहार में भी क्या है, दो तरीके की नदी पाई जाएगी। एक हिमालय से निकलने वाली जिसमें सालों भर नदियाँ बनी रहेगी, ग्लेशियर पिघलेगा और नदियों में पानी बना रहेगा, तो सदावाहिनी नदी बोलते हैं उसको। उसी का एग्जाम्पल आपको घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा मिलेगी, ठीक है। ये कभी सूखेगी नहीं और अपने बाढ़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। और इन सभी में से भी बाढ़ के लिए जो फेमस है वो है कोसी नदी। बाढ़ के लिए ये फेमस है कोसी। अपने रास्ता को क्या करती है, परिवर्तन करती है। रास्ता जैसे ये नदी चल रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है, और पता चला रात भर में ये इस तरीके से मुड़ गई, ठीक है, इस तरीके से मुड़ गई। पहले नदी ऐसे बह रही थी और अब ऐसे बह रही है, ठीक है। अब नदी का ये वाला हिस्सा अब जो ऐसे बह रही है ना, ऐसे बह रही है अब, तो यहाँ पर देखिएगा कि दो आपको मिल जाएगा कटान, दो मिल गया। ये देखिए, एक ये वाला कटान जो नदी मुख्य नदी से अलग है, और एक ये वाला कटान जो मुख्य नदी से अलग है, ठीक है। तो ऐसा ना काफ़ी गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं चौर या मन। बिहार में क्या बोलते हैं, चौर या मन, ठीक है। और ऐसे इसका नाम क्या है, गोखुर झील। ऐसे इसका नाम क्या है, गोखुर झील। लेकिन बिहार वाले नाम बदल करके इसको चौर और मन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि चौर और मन किस बिहार की विशेषता है, तो चौर और मन उत्तर बिहार की विशेषता है, उत्तर बिहार में पाया जाता है, उत्तर बिहार की विशेषता है ये। क्योंकि नीचे वाली नदी चौर और मन नहीं बना सकती, ठीक है, पठार की नदियाँ हैं, पतली नाली की तरह बहती है। पुनपुन वगैरह को देखे ना, बरसात रहेगी तो सोन में कितना पानी रहता है ना। बरसात नहीं है, अभी ठंडा का समय या गर्मी के समय में जाइएगा तो लगेगा कि अगर रेल से कूद भी जाते हैं ना तो लगेगा गिर के मर जाएंगे, पानी में डूब के नहीं, है ना, बालू से चोट उट लग जाएगा, लेकिन डूबेंगे तो नहीं, इतना कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह सूख जाती है। बरसाती नदी वही जो मौसम के अकॉर्डिंग काम करे, सालों भर उसमें पानी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे आप इसका नाम सुने चंबल। चंबल अपने किस घाटियों के लिए फेमस है ना। चंबल क्या है, ऊंची ऊंची दरारी क्षेत्र आपको दिखाई देगा जिसमें गब्बर सिंह जैसा डाकू छुप के बैठा रहता है। और वही बरसात में चले जाएगा चंबल में तो गब्बर सिंह नहीं बैठेगा, क्योंकि नीचे से पानी बहते रहेगा। नीचे जो बैरन लैंड है, जो बैड लैंड उसको कहते हैं, जो उबड़ खाबड़ जमीन है, पठारी जमीन है, उससे क्या रहेगा, नदी बहते रहेगा। अब बरसात खत्म हो, पूरा सूखा सूखा बीहड़, तो जब कोई चीज़ बीहड़ और वीरान हो जाता है तो जो शरारती तत्व है वहाँ जम ही जाते हैं। अब ये यहाँ पे रहेगा तो उसको हम लोग गुंडा बदमाश बोल देंगे, अब वहाँ पे रहेगा तो उसको और ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है तो लोग लूट लेता है तो डाकू कहलाता है। पुराने फिल्मों में देखे थे डाकू, अब तो डाकू कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी वहाँ पे बने हुए होंगे।
तो वो उसका काम ही है, नहीं छीनेगा तो खाएगा कैसे, ठीक है। ऊपर से 5 नदियाँ आ हम्म, मुख्य है ये सब। हाँ, ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको सब काम आएगा। इसी में से आपका कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब मेंस का जो पीटी का क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। कोशी की 2 नदी कौन है मैम? कमला और बालन। बाला। बालन, बालन इंग्लिश में लिख दे, ठीक है। नाम है तो एज इट इज लिखेंगे, कमला और बालन। नीचे वाली जो नदी है, नीचे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो एकदम छोर से बहती है ना, बक्सर के पास ही मिलती है, इसका नाम है कर्मनासा। सबसे पहला जो आएगी इसका नाम है, इसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। इसमें नहाइएगा तो पुण्य मिलेगा, जो कि अभी काम चल रहा है पूरा, है ना, पूरा पुण्य किया जा रहा है। और इसमें नहाइएगा तो कर्म का ही नाश हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है नासा। तो बिहार वो धरती आती है आपको इधर से यूपी। देखिए यूपी से कौन कौन सी नदी, खैर बता। दूसरा जो आएगी वो है सोन, हाँ सोन, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। तीसरा मध्य प्रदेश से ही एक नदी आती है जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन 85-86 में एकमात्र बाढ़ पुनपुन, ये भी मध्य प्रदेश से ही, ठीक है। झारखंड से एक आपको दिखाई देगी फल्गु या निरंजना नदी, गया, गया जिसके किनारे है, फल्गु, निरंजना, निरंजना, ठीक है। यहाँ पे एक और नदी मिलेगी आपको, क्यूल। कौन सी नदी है? क्यूल, यहाँ लिखते हैं क्यूल, क्यूल नदी। और यहाँ पे मिल जाता है मुंगेर का पठार, जहाँ ऐसे उल्टा बहता है अजय, एकमात्र नदी जो ये उल्टा, ये भी मिलेगा दामोदर में। दामोदर यहाँ से, ये बिहार खत्म और नीचे वाला जो इलाका है झारखंड शुरू हो रहा है ना, तो झारखंड को 2 भागों में जो नदी बांटती है ना, उसका नाम है दामोदर। झारखंड को जो 2 भागों में बांटती है उसका नदी क्या है? दामोदर। और ये अजय इसी दामोदर में जाके मिलेगी, ठीक है, दामोदर। तो अजय रिवर है ये। एक तो छोर इसका गंगा में भी मिलता है, खैर अभी उतना बताने का जरूरत नहीं। क्या बोल? नहीं 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 नहीं, बिहार का शोक लिखवा देते हैं, पहले मैप समझ ले, लिखवा देते हैं। कोई बात नहीं, जितना कंफ्यूज होना है सब क्लासरूम में, ठीक है। अजय है ये, अजय, ये दामोदर है। दामोदर क्या है? झारखंड को 2 भागों में बांटने वाली नदी। अब बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर को। शोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक, शोक, ये क्या है? दामोदर रिवर। अब बिहार का शोक, कोसी रिवर, सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। सदानीरा, सदानीरा गंडक, सदानीरा, क्वेश्चन पूछता है, सब लिख लीजिए। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने सदानीरा किस नदी को कहा है? तो आंसर होगा गंडक, हमेशा पानी भरा रहता है। ये कुछ नदी है बिहार की, ठीक है। और ये सब क्या है? गैंगेटिक रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो गंगा अगर वहीं पे बनाते तो हौच पौच हो जाता, तो इसको अलग से आप लोग बना लीजिए। ये मैं आपको इस पे भी ओरिजिनल भी दिखा देती हूँ, दिखा बनाइए। इसीलिए तो आप लोग को 2 घंटा का टाइम मिलता है, आराम आराम से काम कीजिए, ना आप लोग को दिक्कत है ना किसी और को। एक लड़की लिखती है कि ऐसा ऐसा बच्चे 69th में सेलेक्ट हुए हैं जिसको ये भी नहीं पता कि बिहार का एरिया कितना है।
फल्गु। अच्छा ये क्यूल है। कल फिर महा आंदोलन किए हैं लोग ना, इसीलिए जिसका जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, हमको लगता है कल का भीड़ 29 तारीख से कम नहीं होगा, काहे कि 2-3 जगह घेरे हैं लोग, एक वहाँ, फिर जेडीयू ऑफिस, बीजेपी ऑफिस, फिर गए हैं लोग वहाँ पे डाक बंगला, ऊपर से आज था तो हियरिंग। अरे फंसा के क्यों रखा है सब, ऐसे बता दो हाँ ना, है ना, क्योंकि जुडिशरी वाला फिर 5 तारीख को फंसा के रखा है ना, आज 31 को था सुनवाई, अब 5 को कर दिया। दोनों को दिक्कत है ना, जिसका हो गया उसको भी दिक्कत है, जिसका नहीं है उसको भी दिक्कत है। जिसका हो गया वो सोच रहा है कि कहीं कैंसिल हो गया, जिसका नहीं है उसको होप है। आपको पता है बहुत डिलेड अगर आप होप भी तोड़िएगा ना तो वो भी क्राइम ही है। जितना सुसाइड हो रहा है, 2 से 3 लोग सुसाइड हो गया, तो पहले इसको आप देखिए, बच्चों को समझिए और उसको प्रेफरेंस दे के पहले इस चीज़ को सुन के ख़त्म कीजिए कहानी। रिजल्ट निकाल के 10 दिन बाद बताया कि 5 बच्चों का नहीं है, 10 दिन बाद। ये जो अभी हुआ था, देखिए जो बोलते हैं भारत का भविष्य युवा है, युवा पे ही ध्यान नहीं है। दिक्कत ये बात की है, जिसको भी सत्ता मिल गया है आप सोच रहा है कि हम ही यहाँ के राजा हैं, ठीक है। बहुत ब्रूटल तरीके से आप देखिएगा ना, कल मारा गया है, अभी ऐसे लाठी चार्ज नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ जिसको मौका मिल रहा था ना, नहीं तो 5000 से ज़्यादा बच्चा बीपीएससी गेट के सामने होगा, हिंसक हो जाएगा तो फिर 50 को पुलिस वाला क्या करेगा, 60 को, और वो भी यूथ है ना, 25-24 साल का बच्चा, आप कितना उसको, नहीं होना चाहिए इस देश में वो सब, अब नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा संविधान बना के संविधान पे चलने की बात करके सुन लीजिए ना, सुनने में क्या है। हम तो ये कहते हैं कि सीएम लोग जो भी हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, जब बच्चे बार बार कह रहे कि हमको सुन लीजिए उसके बाद ना कह दीजिएगा, तो सुन के ना कह दीजिए, कह दीजिए कि सब्जेक्ट मैटर है अभी कोर्ट में, जो वो लोग का डिसीजन होगा वही होगा, क्योंकि हमको दोनों का बात सही लग रहा है, तो थोड़ा शांत तो होगा कम से कम, नहीं तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, अभी और बढ़ेगा। जितना हमको नॉलेज है ये रुकने वाला नहीं है, पानी की तरह होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो पानी की तरह होता है, अगर सही गाइडलाइन नहीं मिलेगा ना तो कोई भी दिशा में भटक जाएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से संभालना चाहिए। लेकिन बिहार ऐसे ही बीमारू नहीं कहलाता है, कोई तो बात होगा। चलिए हम नदियाँ, ये क्या हो रहा है जी, दुनिया डूब रहा है, शादी तो लगे, शादी तो रुकवेगा नहीं करेगा, दुनिया काहे नहीं तबाह हो जाए। देखिए दिख गया, अब इसको अगर आप लोग चाहे तो हाथ से बनाने भी सीख लिए, वही चीज़ दिख रहा है। देखिए घाघरा सबसे पहले इन हुआ, उसके बाद गंडक होगा, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, मैंने बागमती एक छोड़ा था, बागमती लंबी नदी है बागमती, जरूर याद रखिएगा। बूढ़ी गंडक में आके देखिए यहाँ मिल जा रही है कमला, कोसी, देखिए बलान नहीं बनाया है ये, कोसी, महानंदा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए कर्मनाशा, एकदम कॉर्नर से गंगा के पास आके मिलेगा। दूसरा सोन, सोन को सोने भी लिखते हैं, स्पेलिंग में दोनों लिखा जाता है। पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं। नहीं नहीं, झारखंड से निकल रहा है, उल्टा नहीं, ये झारखंड से निकल रहा है, प्लेट्यू से निकल रहा है। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपका आया कि नहीं 70वीं, जब कमेंट कर रहे हैं 69th वाले पे तो ये भी बता दीजिए कि, क्योंकि इस बार लड़की का बहुत कम गया है, और कोई बात नहीं है, लड़की का कम गया इस बार। देखिए पीटी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऑफिसर बन रहे हैं, और एक और बात बताते हैं, सीट हर बार बिका रहता है, तयशुदा कहानी, चाहे बीएसएससी जाए, रेलवे जाए, एसएससी जाए, 200, 300, 400 सीट बिका रहता है अगर इतना लंबा वैकेंसी आया है तो। लेकिन यही बात है कि अब भी यही चीज़ को अगर आप मतलब मान करके आंदोलन नहीं कर रहे तो ये भी गड़बड़ है,
क्योंकि व्यवस्था सुधरने के लिए ही होता है। लेकिन बिहार ही सिर्फ नहीं, सारे सरकारी चीज़ों में, लेकिन लोगों का भी हो रहा है, जनरल लोगों का भी हो रहा है। हमारे घर से कितने लोगों का हो गया अभी तक सरकारी जॉब। तो ऐसा नहीं है कि जॉब हो ही नहीं रहा है, शायद अगर नहीं होता तो कोई बच्चे लगते ही नहीं। हाँ, क्योंकि घर से होता। अब आप ही के ब्रदर का हुआ है ना जुडिशियरी में, तो अब आपको लग रहा है ना कि उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं, हम तो फिर भी लड़की हैं। और जब सिमिलर चीज़ है, वही तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो फिर काहे का लड़का लड़की, आपका तो रैंकर में आप आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके का होता है, मेहनत करते रहना, पता चला एक दिन जॉब हो गया। निराशा से अच्छा है कि आशावान बने रहे, ठीक है। ये देख लिए ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास पे। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखेंगे, परियोजनाएं के बारे में गंगा नदी से संबंधित। गंगा नदी पढ़ाएं तो गंगा नदी की परियोजना लिखेंगे। गंगा नदी तंत्र की परियोजना, तंत्र की परियोजना, ठीक है। एक तरफ नाम नदियों का, रिवर का नाम, प्रोजेक्ट का ही नाम पहले लिखवा देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम परियोजना, दूसरा में नदी, नदी का नाम, तीसरा संबंधित जगह, राज्य, पहला लिखेंगे डीवीसी, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी दामोदर नदी पे होगा, ठीक है। झारखंड और संयुक्त परियोजना, बंगाल और झारखंड, झारखंड का संयुक्त परियोजना है। भारत की पहली परियोजना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट भारत की पहली परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को बना था, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट, इतना क्यों इस पे के बारे में लिखवाया जा रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को, इसी के बाद इसका इनॉग्रेशन पे जब आए थे ना, तो कहे थे आधुनिक भारत का मंदिर। नदी घाटी क्या है, नदी घाटी, जवाहरलाल नेहरू ने, इनका स्टेटमेंट है, कहा था कि नदी परियोजना जो है, नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत की मंदिर है। और ना, इस परियोजना को हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अमेरिका का टेनेसी नदी पे बनाया गया था परियोजना, अमेरिका से बोरो किया है, देखा देखी, अमेरिका के टेनेसी रिवर, वहाँ से देख करके आए। और जो कि बंगाल जो है वो बड़ा प्रांत था तब, ठीक है, बंगाल पूरा समाया हुआ था, बड़ा प्रांत था। और हर साल दामोदर नदी पे क्या आता था, बाढ़ आता था, जिससे पूरा का पूरा बंगाल डूब जाता था। जो भी निचला इलाका था, खेती संभव नहीं था, तो यहाँ ला करके दामोदर नदी पर एक बांध दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीबीसी, जो अभी तत्काल में बंगाल और झारखंड का सीमित परियोजना है, यानी दोनों राज्य में। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये, कहने का मतलब कि बांध पे क्या होता है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बन जाता है, और रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। तो जब एक से अधिक काम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। अब मान लीजिए सिर्फ सिंचाई होगा तो क्या बोलेंगे, सिंचाई परियोजना। सिर्फ बिजली बनेगा तो क्या बोलेंगे, बिजली परियोजना।
एक से अधिक काम होगा तो क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय, मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य वाला, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये। सिंचाई भी होता है, बिजली भी बना लेते हैं और रोड भी बांध दिया गया है, जैसे कोइलवर पुल, लोग जाएगा, रेल गुजरेगा, ठीक है। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, दामोदर नदी को भारत की रूर नदी बोलते हैं, भारत की रूर नदी। रूर क्या है, जर्मनी की नदी है, जर्मनी में एक जो अपने खनिज संपदा के लिए फेमस है, खनिज संपदा बहुत पाया जाता है इसमें, तो भारत में बहुत पाया जाता है, या कोयला, या अगर एक वर्ड लिखे तो कोयला, ठीक है। तो जैसे जर्मनी के रूर में कोयला बहुत पाया जाता है, वैसे ही भारत के दामोदर नदी में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई सुंदर होता है, सुंदर तो बोलते बहुत सुंदर है, तो किसी का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे वो अभी जो लड़की आई है बोलते मोनालिसा उसका नाम है, आइज काफ़ी सुंदर है, तो वैसे ही कोई तेज हो जाता है तो बोल देते कालिदास है। तो नेगेटिव में भी बोल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव लेके चलिए अभी, है ना। कोई बुद्धू रहता है तो भी कालिदास ही बोलते हैं ना। कालिदास का स्टोरी है ना कि जिस पेड़ पे बैठे हुए थे उसी का टहनी काट रहे थे, उसके बाद काली माता आकर के ज्ञान दी थी कि एक रात में जितना किताब पढ़ लोगे सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो जाके लाइब्रेरी पढ़ गए पूरा, ठीक है। हम लोग जैसा आदमी रहता तो बोलता कौन ठंडा में जाएगा लाइब्रेरी में पढ़ने, है ना। तो कम से कम इतना एक्टिव तो थे कि वरदान को थोड़ा सा उपयोग में ले आए। तो दामोदर नदी को भारत की रूर नदी बोलते हैं, और भारत का रूर प्रदेश कौन है, झारखंड। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश झारखंड। और झारखंड लिख के नहीं देगा तो क्या बोलेगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, क्योंकि यही सिमिलर यही लिख के देता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में सिर्फ झारखंड नहीं है, झारखंड है, झारखंड है, उड़ीसा है, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, रानीगंज वाला क्षेत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हल्का सा ऊपर वाला, लेकिन मुख्यतः यही झारखंड, उड़ीसा और रानीगंज, और वेस्ट बंगाल है WB, झारखंड, उड़ीसा और WB। साइड में रानीगंज लिखना चाह रहे थे, जगह कम पड़ गया। दूसरा प्रोजेक्ट पे आ जाए। नहीं हुआ है उस लड़की का, बट गांव के ही लिखने दो भाई, थोड़ा संतावना जरूरी है। क्या लिख दे, कोई बात नहीं, री एग्जाम होगा। और मुझे लगता है री एग्ज़ाम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए मोरली, हम पूरा सपोर्ट में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का हो गया, क्यों खुद मेरा भी हुआ, किसी का हो गया तो उसको ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर सेटिंग हुआ है, धांधली हुआ है, तो पीटी के बाद मेंस में छाड़ देगा, इंटरव्यू में छाड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए भी होना चाहिए। मुझे जो लगता है, बच्चे बहुत मार खा लिए हैं, अब बहुत हो गया, जिसको निकालना है वो दोबारा निकाल लेगा, ठीक है। अब अगर हमको कोई बोलेगा कि और हम इसी कारण से, हम शुरू से जानते थे कि पीटी नहीं रुकेगा मेरा, इसी कारण से हम 3 दिन गर्दनी बाग गए थे सपोर्ट में, 3 दिन, क्योंकि हम तो थोड़ा व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन 3 दिन, आखिरी दिन जो इसमें रिजल्ट आया था उसके बाद भी रमांशु सर से, चूँकि कि थोड़ा सा मोरली क्या चल रहा है, क्योंकि बात तो होता है हमारा, तो एक बार फिर मैं गई वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ पे ऐसा थोड़ा सिनेरियो था उस समय, जैसे नहीं होता बेटी के विदाई होने के बाद सुनापन वो वाला सुबह, तो वैसा था जिस रात को रिजल्ट आया था, ठीक है। तो वो वाला बात है। फिर कल सब ये हुआ, तो जो प्रोटेस्ट होता है और सब नहीं सुनता है ना, जो रिजिडनेस है ना, उसके कारण हम चाहते कि हो जाए री एग्ज़ाम, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो निकाल सकते हैं ना वो दोबारा फिर निकाल लेंगे, सीट्स ज़्यादा है,
ठीक है, ऐसे नहीं तो किधर जाओगे? मेरिट वाले बच्चे को कहाँ रोक रहे हो आप? दूसरा पे आते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे कि अब एग्जाम करा देगा तो हम कोर्ट जाएंगे। हम बोले चले जाओ भाई, सबका हक है। दामोदर हो गया। दूसरा लिखिएगा टेहरी प्रोजेक्ट। टेहरी प्रोजेक्ट, टेहरी परियोजना, ठीक है। टेहरी परियोजना जो है ये भारत के सबसे, अभी वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, ऊंची परियोजना है, परियोजना है। 261 मीटर के करीब है ये, ठीक है। और ये है भागीरथी रिवर पे, भागीरथी तथा भिलंगना, ठीक है, इस पे है। नहीं बाबू, अभी तुमको जुडिशरी नहीं करना है, प्रैक्टिस ही काफ़ी है, खुश हैं हम उसी से, ठीक है। रिवर हो गया। और टेहरी प्रोजेक्ट, भागीरथी भिलंगना नदी का नाम, प्लेस उत्तराखंड, उत्तराखंड। भागीरथी प्लस भिलंगना। आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए दिक्कत नहीं होगा ना क्यों, चाणक्य जुडिशरी जो BS यहाँ पे खुला था बोरिंग रोड में, अविनाश के साथ मिलके मैंने, डायरेक्टर वहाँ के, मैंने ही खोला था उस समय। 1 साल पूरा हम लोग उसको चलाए, फिर उसको ऑनलाइन कर दिए और हम GS को जॉर्जियन क्लासेस के नाम पे अलग कर दिए, ठीक है। तो इसलिए आपको दिक्कत होगा नहीं। बहुत छोटे छोटे, आप कभी भी सिविल लेवल का अगर कुछ कर लीजिएगा ना, तो जो जुडिशरी है उसमें छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। तो सिर्फ एक किताब लूसेंट या क्राउन, कोई भी एक किताब, पहले तो पढ़ना शुरू करना है। कैसे पढ़ना है, पहले तो किताब खरीदी। नहीं बस पढ़ना नहीं है, बुक्स खरीद, पहले तो नया एडिशन का बुक रखिएगा क्योंकि पुराना नहीं चलेगा। दूसरा, सुबह में बांध लीजिए ना, सुबह में टाइम बांध लीजिए, क्योंकि सुबह का जो फ्रेशनेस होता है ना, उस समय जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना पूरा दिन चलेगा। तो आप क्या करिए कि जब तक कि हम 2 घंटा पढ़ ना ले या 3 घंटा, तब तक हम ब्रश ही नहीं करेंगे, ऐसे वाला, ठीक है। तो सुबह से 9 बजे तक या जो भी 5 से 9 बजे तक, ठीक है। हिस्ट्री से शुरू कीजिए क्योंकि किताब भी हिस्ट्री से ही शुरू होता है। तब कहाँ कैसे होगा? नहीं तो ठीक है ना, 10 बजे उठते तो रात में लेट तक पढ़ सकते हैं, उल्टा कर लीजिएगा। लेकिन हम चाहते हैं, जानते हैं, जितना समझते हैं कि जो फिर वही चीज़ हो जाएगा। अगर सुबह वाला नींद नहीं तोड़िएगा ना तो सिर्फ चीज़ें बढ़ती जाएगी लेकिन पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और रात में भी आप 9 बजे के बाद ही जब शांत होगा तो ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। 10 बजे उठते कोई दिक्कत नहीं, रात में फिर लेट पढ़ के सोइए। 10 बजे से पढ़ने बैठिए, फ़ोन उन सब साइड करके 10 से 1 या पूरा 3 घंटा आपको पढ़ना है सिर्फ लूसेंट। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रखना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव उठाना है, हिस्ट्री पहला चैप्टर उठाए, पाषाण काल उठाए, ठीक है। पाषाण काल को डिटेल में अपने मन से पढ़िए, बिना किसी सपोर्ट का। हो सकता है दोस्त हैं, मन नहीं लग रहा है शुरुआत में पढ़ने के लिए, तो कॉल करके आप पढ़िए, तो वो सुने, वो पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है और सेम टाइम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है, तब सोना है। आपको यही काम करना है 30 दिन। आपको समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, ठीक है। पूरा फरवरी आप इतना करके हमको दिखाइएगा तो हम आपको फ्री में लूसेंट पढ़ा देंगे। 3 महीना में पूरा लूसेंट, एक एक चीज़ मिसलेनियस तक आपको रटवा देंगे,
पीछे जो मिसलेनियस होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इनफ है वनडे एग्ज़ाम के लिए, और सिमिलर आपको भी काम आ जाएगा। एक अपना टाइमिंग बना लीजिए, और आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बुक आपके टेबल पे होना चाहिए, या अगर लाइब्रेरी जा सके तो और बढ़िया, क्योंकि कंसंट्रेशन मांगता है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं सब लोग 2 घंटा के क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा ना कि 10 मिनट भी अगर मैम कुछ बोल दी और थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है तो 10 ही मिनट, और ये अगर घर पर रहिएगा तो ये 10 मिनट कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी का 2 घंटा का आपके पास पाई का हिसाब होगा कि आप क्या सीखे। दूसरा, कभी भी आप अगर अटेंटिव होकर के किसी को सुन भी लेते हैं ना, जैसे ये एग्जाम्पल, अब इसको आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। जब अगर एग्ज़ाम आ गया बहुत दिन बाद, 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे, तो कॉपी भी पलटिएगा ना तो सेम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बैठ के अटेंशन के साथ सुने हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास, और बीच बीच में जो लाउडनेस है ना, कि वो टीचर का तरीका होता है कि एकदम ऐसे घूम जाए शक्ल जो है ना, और या बीच में कोई फ़नी बात, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत भी इसीलिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो अटेंशन क्या होगा, हमको अटेंशन सीकर है, मतलब हमको टर्न चाहिए आप लोग, तभी तो सुनेंगे ना, नहीं तो क्यों सुनेंगे। एक हमारे खुद के टीचर काफ़ी बूढ़े हो गए, शैलेंद्र सर नाम है, साइंस पढ़ाते हैं। जब हम लोग पढ़े थे तो कुछ और थे, अभी भी वो टीचिंग करा रहे हैं, लेकिन जब मैंने खोला अपना जॉर्जियन तो मैंने, क्योंकि मैं चूँकि उन्हीं की स्टूडेंट हूँ तो मैं तो उन्हीं को प्रीफर करूँगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि कुछ बड़ा बन गया, कुछ खोल दिए कोचिंग, तो आप सोचेगा ना कि ज्योग्राफी मतलब स्वाति मैम को बुलाओ, पढ़ा लेगी, तो हम साइंस में सर को बुलाए। अब सर हो गए बूढ़े, बेचारे को चेयर भी मिला, अब बच्चे क्या कर रहे हैं उधर देख ही नहीं रहे, है ना। तो इसीलिए बीच बीच में कुछ कुछ बातें होती है कि एकदम मोनोटोनस क्लास नहीं करना है। ये लिख लिए ना। दूसरा, तीसरा कोसी, बीच बीच में कोसी प्रोजेक्ट, तो नदी कौन सा हो जाएगा, कोसी ही हो जाएगा। और कोसी बिहार का प्रोजेक्ट है, बिहार और नेपाल का, बिहार और नेपाल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार। हाँ, उसी तरीके से गंडक, गंडक है लिखा हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला कौन है, कौन मांझी जी, कौन, क्या नाम है उनका, दशरथ मांझी। जैसे दशरथ मांझी पहाड़ काटे थे ना, वैसे ही आपको लूसेंट काटना है, उतना ही आपको शिद्दत के साथ, तब जाके एक किताब खत्म होगा, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं एज में, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए। वो जब जाते थे ना सुबह दशरथ मांझी, तो शाम तक उनको पता नहीं होता था, क्योंकि चट्टान कहीं ज़्यादा सख्त होता है, कहीं जल्दी टूट जाता है, तो उनको पता नहीं रहता था कि हम 1 बोरा चट्टान काट देंगे कि हम इतना काटेंगे, 1 प्लास्टिक भर। लेकिन शाम तक उनको क्या करते थे, वो तोड़ते रहते थे छेनी हथौड़ी से। बहुत टाइम लगा लेकिन ख़त्म हो गया। तो आज के बाद आपको करना है, अगर रात में ही दोनों बढ़ने बैठते हैं तो आज के बाद आपको करना क्या है कि जैसे हमको समझ आए ना आए, हमको 1 घंटा लूसेंट लेके सिर्फ बैठना है, सिर्फ बैठना है। क्योंकि पढ़ाई जो है ना काफ़ी बोरिंग चीज़ होता है, ठीक है। उसको मन बहुत चंचल होता है। हमारे जब हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे संस्कृत के सर है ना, हम लोग को कहते थे कि बैठिए, और आप लोग का ना आज क्लास लेते हैं मेडिटेशन का, संस्कृत में बोलते थे कि ध्यान का, ध्यान करवाएंगे तुम लोग को, बैठो और बस 2 मिनट तुमको कुछ नहीं सोचना है, ऐसे भी नहीं और मन में भी नहीं। तो जब हम लोग बच्चे के हिसाब से जब 2 मिनट मौन रखे ना, तो हम लोग को पता चला कि हमारा मन उस समय भी सोच रहा था आँख कब खुलेगा, सर कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, सर का चलने का आवाज़ आ रहा था। तो सर हम लोग को समझाए यही बात कि तुमको पता चला कि तुम्हारा मन कितना शरारती है। कोई काम अगर तुम करने बोल दोगे ना तो वो भटकेगा कि वो कैसे ना करे। अगर हम बोल दें कि आपको आँख बंद करके रखना है ना, जब तक हम नहीं बोलते तब तक आँख मत खोलिए, तो आप चुपके से आँख खोल के देखिएगा कि मैम कब बोलेगी। क्यों? क्योंकि मन को जो बोलिएगा ना वो कभी नहीं करना चाहेगा। तो आपको उसको पता है कि आपको तो पढ़ाई करना है, वो चाहेगा कि कैसे भी आप पढ़ाई ना करें, ठीक है। कभी मोबाइल का टोन बजा के आप देखिएगा, आपको तो खैर अभी आपको नंबर नहीं दिए हैं, हम दे देंगे आप लोग को भी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के पास सबके पास नंबर। देखिए वो बच्चा अभी परेशान है तो अभी मैसेज कर रही है, ठीक है। तो
कुछ नहीं होता इससे कि लगता है कि हाँ कोई है जो हम लोग को सुन रहा है, बस सुन रहा है, सपोर्ट भी मत कीजिए, आप बस सुनिए, सुन के काम खत्म कर दीजिए। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है चलता क्लास में मैसेज करना कि नहीं आपका भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस सुनिए। कितना लोग कल सुने जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसलिए भी कि एक बच्चे सुसाइड कर लिया है, एक और बच्चा सुसाइड कर लिया है। तो बिहार भारत में सुसाइड वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग जिस परिवेश में रहे यही सीखे। इतना ना गार्जियन का ऊपर से लोड रहता है ना कि कुछ कर सकते आप मर नहीं सकते, है ना। मरने से पहले भी पूछे कहाँ जा रही हो मर तो नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि जीवन उनका उधार है गार्जियंस का। खैर लिख लिए ना आप लोग। तो कहना ये चाहते हैं ना कि फ़ोन बंद रहता है मेरा, आप ज़्यादातर फ़ोन कीजिए तो मेरा फ़ोन बंद मिलेगा। जब भी पढ़ने बैठे फ़ोन बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़। ये हो गया। गंडक को क्या लिखना था? सदा नीरा। सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हटा दे। कोसी में ही क्या आता है? बाढ़ आता है। कोसी अपने बाढ़ के लिए फेमस है। बिहार का शोक, बिहार का दुख, 4 तारीख वाले में क्वेश्चन सिंपल सा, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी। 4 जनवरी वाले। अगला बार वाला जो रहेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का क्लास रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत। अभी तो इंदस पढ़ाएंगे, इसके बाद अगला बार वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको हटा दे। 2 और लिख लेंगे। एक लिख लीजिए माता टीला प्रोजेक्ट, क्वेश्चन पूछता है माता टीला प्रोजेक्ट, माता टीला परियोजना, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए रिहंद, रिहंद प्रोजेक्ट। रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद नदी पर ही है, इसलिए एक जगह हिंदी एक जगह इंग्लिश में लिख दिए। माता टीला बेतवा, बेतवा रिवर पे। बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश काफ़ी होगा। ये कुछ परियोजना है। बिहार के प्रोजेक्ट्स अलग से लिखवाएंगे। रिहंद है, नदी का नाम वहाँ बनाए थे ना, एक तरफ प्रोजेक्ट लिखा था, एक तरफ नदी एक तरफ प्लेस, तो रिहंद नदी का नाम है। अब डालिए इंडस वैली सिविलाइज, फिर से सिविलाइजेशन, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, ये इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी तंत्र। एक और मैप बना लेंगे, जो उस समय बनाने मना किए थे, अब इस बार बना लेना है। ये भारत का ऊपर वाला सर है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये पूरा का पूरा क्या है? लद्दाख। ये वाला क्षेत्र क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला हिमाचल प्रदेश और ये वाला पंजाब। इसी से काम है, उससे ज़्यादा हम लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि उत्तराखंड तो हम लोग का अलग रह गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया 3 देश से काम है, एक है पाकिस्तान का काम, एक है इंडिया का काम और एक है चाइना या तिब्बत का काम। कुछ नदी है जो मैं बनाऊंगी। जो मेन रिवर है इस प्रोजेक्ट का, जो मेन रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर, जो कि अरब सागर में जाकर के गिर जाएगी, अरब सागर। ठीक है, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब इसमें छोटी छोटी नदियाँ मैंने
ये पहाड़ बताया था आपको कि यहाँ पर ना काराकोरम है। ये कौन सा है? काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद ये है लद्दाख श्रेणी, दूसरा वाला इसका नाम क्या है? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज है ये, ठीक है। तीसरा जो मैंने बताया था वो बताया था जास्कर, ये पहाड़ है, ये है जास्कर, ये है जास्कर, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। यहाँ पर मैंने कहा था कैलाश रेंज, सबको याद है ना? कैलाश रेंज या श्रेणी, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी, याद है सबको? ये है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। तो इंदस रिवर जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ से निकला, तो कहाँ से निकला? कैलाश है, कैलाश से, दिख रहा है ना? श्रेणी के नाम से अगर पूछा तो कैलाश से। ये बहते हुए इधर चला गया पाकिस्तान में। ये ब्लू से क्यों नहीं बह रहा है? अब नदी है तो थोड़ा ब्लू से बहे, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि कौन से दो पर्वतों के बीच में बहता है, तो देख रहे हैं लद्दाख और जास्कर। काराकोरम नहीं, क्या आंसर करेंगे? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहता है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहता है, ठीक है। इंदस दिख गया। अब जो क्रम बताएंगे उसी क्रम में पहले ना बाएं छोर की नदियों को देखा जाता है। यहाँ पर स्टेट इसलिए बताए हैं कि आप लोग को थोड़ा सा स्टेट भी याद रह जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक नदी निकलती है बेरीनाग, सब लिखवाएंगे अभी, सिर्फ देखिए। यहाँ से निकलेगी और पाकिस्तान और भारत का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी, और इसका नाम है झेलम रिवर। ये वाले, ये जो भारत और पाकिस्तान का ये जो लाइन है, यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ेगी। तो पूछेगा ना कि कौन सा नदी जो है ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाते हुए बहती है, तो कहिएगा झेलम। कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से। अभी हम नदी का नाम नहीं कि अलग से लिखेंगे, अभी सिर्फ समझा रही है। कौन सी नदी है? जे से जम्मू कश्मीर, जे से झेलम। झेलम का स्पेलिंग यही ना होता है, झेलम। वैसे भी जम्मू कश्मीर वाले आतंकवाद को हम लोग झेल रहे हैं, आतंकवाद को, आतंकवाद शब्द लगाइएगा जरूर, नहीं तो जम्मू कश्मीर वाला सब ऐसे ही बहुत पत्थर मारता है, ठीक है। उसको नहीं झेल रहे, उसके आतंकवाद गतिविधियों को झेल रहे हैं। यहाँ झेलम, हिमाचल प्रदेश से ना दो नदी निकलती है। एक नदी है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है चिनाब। चंद्रा और भागा दो नदी, दोनों मिलकर के चिनाब बनता है, और ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चिनाब नदी, चिनाब लिखवाएंगे सबका मुहाना। इसी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग पास से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। हड़प्पा रावी नदी के, ये है रावी, ये है चिनाब। और बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? रेचना दोआब, लिखवा चुके हैं। बीच का जो मैदानी इलाका है उसको क्या बोलते हैं? रेचना। रावी और चेनाब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? रावी और चेनाब दोनों को मिला देंगे तो बनेगा रेचना। तो कौन पहले कहाँ से निकलती है उसको देखिए, फिर दूसरा फ्रेश मैप बना करके कहाँ मिलती है वो लिखवाएंगे, ठीक, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। अभी सिर्फ हम स्टेट दिखा रहे हैं, कौन से राज्य है, ठीक है। ये कहाँ से निकली? कैलाश रेंज, तिब्बत। और ग्लेशियर का नाम लिखवाए थे मानसरोवर, ग्लेशियर का नाम उस समय लिखवाए थे मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर ताल या लेक, यहाँ से निकली, आगे बढ़ गई, 3 देश में बहेगी, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इसी की पहले हम लोग, क्योंकि नदी इस तरह चल रही है, नदी इस तरीके से चल रही है, ठीक है, तो नीचे से नदी, ऊपर से जो नदी आएगी वो ये राइट हैंड है ना, राइट, और ये है लेफ्ट हैंड, तो नीचे वाली नदी क्या है? लेफ्ट वाली नदियां हैं, लेफ्ट वाली नदियां, तो पहले लेफ्ट वाली नदी को बता रहे हैं, ठीक है। चेनाब हो गई, रावी हो गई, यहाँ ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ठीक है। यहीं से एक रावी के पास से ही एक छोटी सी नदी निकलती है ब्यास, जो पंजाब में आकर के बस इतना ही बहेगी। एक और नदी है सतलज, उससे जाकर के मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है? सतलज है, सतलज। क्रम भी यही है, क्रम दिखाई दे रहा है, यही है। इंदस, हाँ सब लिखवाते हैं अभी, रुकिए, क्रम लिखिए, क्रम इंदस, दूसरा झेलम, नॉर्थ से साउथ क्रम पूछता है, झेलम,
तीसरा चेनाब, चौथा रावी, पांचवा ब्यास और छठा सतलज। क्रम लिखिए, जैसे जैसे लिखवा रहे वैसे वैसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम, नॉर्थ से साउथ। क्योंकि गंगा नदी के बारे में कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं, लेकिन इंदस को शुरू से लिखना जरूरी है, इसलिए हम टुकड़ों में बांट बांट के लिखवाएंगे। पहले राज्य लिख लीजिए, कौन से राज्य से निकलता है, सिर्फ मैप देख लीजिए, लिखना क्या लिखवाएंगे हम। मैप हो जाए कंप्लीट तो बोलिएगा, हम लिखवा देंगे, लैंग्वेज में लिखवा देंगे, तो नहीं भूलिएगा आप लोग। हाँ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट्स है। तो सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चेनाब, कहाँ बैठ जाइए, रावी है, हाँ रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज। हो जाएगा तो बताइएगा, अटपटा टॉपिक है, लेकिन जब हम क्लास छोड़ के जाएंगे आप लोग बहुत कुछ सीख जाइएगा इसके बारे में भी। हाँ, अभी लिखवा देते, ओरिजिन तक लिखवा देते, अभी सिर्फ क्रम लिख लीजिए। हटा दे, बोर्ड हटा दे। सबसे पहले आप लोग ओरिजिन लिख लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। एक तरफ रिवर का नाम, नदी का नाम, रिवर नेम, और दूसरा तरफ कहाँ से निकलती है, ओरिजिन, जो कि हमेशा पूछता है, ठीक है, वो लिखवा देते हैं। सबसे पहला है इंदस या सिंधु, इसको एक जगह लिख के रखिएगा ताकि रिवीजन करने में ठीक रहे। ये निकलता है मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत। दूसरा है झेलम, झेलम, यहाँ लिखिएगा आप लोग बेरीनाग, बेरीनाग, शेषनाग, शेषनाग, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देखिएगा, जैसे गंगा में हम लोग क्या किए थे कि गंगा का जो माउथ है ना, जहाँ से निकलता है, उसको कहते हैं गोमुख, गोमुख, और जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर, उसको कहे थे गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोले थे ना। और जो राज्य था वो क्या था, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य। उसी तरीके से जब हम झेलम की बात करेंगे ना, तो झेलम का जो सोर्स है, जो माउथ जहाँ से निकलता है, वो है बेरीनाग, जो बड़ा वाला झील है वो है शेषनाग, ठीक है, और जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बेरीनाग भी पूछ सकता है, शेषनाग भी पूछ सकता है, और कश्मीर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एक और बताते हैं, हम लोग ना जब भी जैसे लूसेंट पढ़ेंगे या कोई अदर कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो लेक रटना पड़ता है कि कौन सा झील कहाँ पर है, कौन सा झील कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि जो भी नाग वाला झील होगा ना, नाग नागिन वाला, सब जम्मू कश्मीर हो जाता है, सबका आंसर क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर। ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, लेक लिखवा देंगे कभी, ठीक है। जितना भी नाग लेक, नागिन लेक, शेषनाग लेक, बेरीनाग, सब का आंसर एक ही साथ जम्मू कश्मीर, रटना नहीं पड़ेगा। जितना ताल है ना, जैसे नचुकी ताल, ठीक है, ताल, नैनीताल, सब कहाँ है, उत्तराखंड। जितना ताल वाला है सब उठा के कहाँ भेज देते हैं हम लोग, उत्तराखंड। झेलम जो है वो, ठीक है,
और क्या क्या और एक्स्ट्रा फैक्ट भी है झेलम से। झेलम से दो फैक्ट लिखवा देते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। झेलम से दो, एक क्या बताए कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ बहती है, बॉर्डर के साथ साथ बहती है। भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है ना, इसी से यही गुजरता है, उससे वहाँ का जो पानी का सोर्स है ना वो झेलम ही है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मीठे पानी का जो झील है वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील, वुलर है ना। तो भारत का जो मीठा पानी का वुलर झील है उससे क्या करती है? झेलम ही गुजरती है, पानी का स्रोत झेलम ही है, झेलम ही गुजरती है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में जाके मिल रही है बॉर्डर पे बह के, तो लिखिएगा कि झेलम जो है, झेलम झांग जगह का नाम है, झांग पाकिस्तान में चिनाब से जाके मिल जाती है, चिनाब से जाकर मिल जाती है। ये चीज लिख लीजिएगा झेलम के बारे में। सिंधु की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये सब कुछ चीज़ है, लिख लीजिए, काम आएगा सबको। आज कुछ ज़्यादा ही मैसेज नहीं कर रहा है सब। अच्छा यहीं क्या है, एक सेकेंड, मोबाइल डाटा ऑफ। हटा दे बोर्ड को। झेलम के बाद जो तीसरा जो नदी है उसका नाम क्या है? चिनाब। चिनाब को लिखिएगा कि चिनाब क्या है, चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब जो है, जैसे गंगा के लिए हम लोग क्या देखें, गंगा के एक तरफ से आई भागीरथी, दूसरी तरफ से अलकनंदा, जहाँ मिल गई उसी को हम लोग गंगा कहते हैं, यही देखे थे ना। सिंपल इसी तरीके से दो नदी हिमाचल प्रदेश में निकलती है, ठीक है। एक ही पॉइंट से दो नदी इस तरीके से निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, और दूसरा का नाम है भागा रिवर, भागा, ठीक है। दोनों ही हिमाचल प्रदेश के बाडा लाचा पास से निकलती है। बाडा लाचा पास का नाम है, पास दर्रा, सब पढ़ाए हैं सुबह वाला बैच में। अब शाम वाला बैच में कुछ नए हैं तो उन लोग को थोड़ा सा नहीं सुना सा लगेगा। ये हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है। बाडा लाचा पास है दर्रा। पास किसको कहते हैं? पहाड़ों के नेचुरल रास्ते को, जैसे इस पहाड़ से इस पहाड़ जाने के लिए जो बीच का जो रास्ता होता है ना, नेचुरली प्राकृतिक रास्ता जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं, या हिंदी में दर्रा बोलते हैं। इंग्लिश में पास और हिंदी में दर्रा। तो यहाँ बाडा लाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, वहीं से दो रिवर चंद्रा और भागा निकलती है, और जब ये मिल जाती है तो आगे जो नदी निकलती है उसी को हम लोग चिनाब बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मिलती है ना, तो वही ओरिजिन के रूप में लिखाता है, स्रोत के रूप में यही लिखाता है। तो स्रोत क्या है? चंद्रभागा रिवर, चंद्रभागा नदी। या अगर पास पूछेगा तो क्या लिख देंगे? बाडा लाचा पास,
और अगर राज्य पूछेगा तो क्या लिख देंगे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये लिख देंगे। चिनाब क्या है? चिनाब के बारे में, सबसे बड़ी नदी है, बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। और यह सिंधु से मिठनकोट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के समीप मिलती है, समीप जाकर मिलती है, ये लिखिएगा। यहाँ तो नहीं लेते बाबू, यहाँ तो अभी तक नहीं हुआ है, नहीं लिए। आप लोग मेंस का क्लास तो मेरे अलावा कोई अभी है भी नहीं ज्योग्राफी में। होता है ये जीएस पेपर 2 में, आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन होता है, जितना लिखवा रहे हैं ना उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको लग रहा है पीटी मेंस, जो भी टीचर अगर मेंस का अलग तैयारी और पीटी का अलग तैयारी करा रहा है तो गड़बड़ कर रहा है। शुरू से ही जब क्लास करने आए तो ही ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए। अब ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है हिमालय के बारे में, प्रायद्वीपीय लिखने के बारे में, तो दिए हुए मेंस सब कोई लोगों को पता होगा। तो शुरू में ही हिमालय इतना अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करेगा, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराना होगा ना। क्वेश्चन हम एक बार मॉडल आंसर लिख के दे देंगे, उसी में आप लिख लीजिएगा फिगर बना के, क्योंकि आप जब जाइएगा तैयारी, आपका ऑप्शनल तो है नहीं, आपका तो जनरल पेपर है, मास्टर बनने का डिमांड कर नहीं रहा है आपसे। तो अगर आप टॉपिक के अकॉर्डिंग भी आंसर लिख देते तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। गड़बड़ वही हो जाता है कि हम लोग पीटी का अलग, मेंस का अलग तैयारी करते हैं, सिर्फ पैसा बर्बाद और समय। तो आप लोग शुरू से जो बुक्स बोलते हैं उसको लीजिए, नहीं मन करता है चुपचाप से एनसीईआरटी पढ़ना, 11th-12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, उसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक्स। भारत का भूगोल हरा कलर का किताब है, 12वीं क्लास का एनसीईआरटी है, अभी से उठा के पढ़ लीजिए। लैंग्वेज रहेगा आपके पास, हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश। और जो मेरी बातें जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षार्थी से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि अपने शब्दों में आंसर करे, ना कि किताबी। तो जो हम बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, ताकि मेरा बात आपके दिमाग में है, उसी को जब बैठिएगा ना लिखने तो कुछ और नहीं याद आएगा, मेरा कहा हुआ बात याद आएगा। उसको आंसर को फॉर्मुलेट करना सीखना है बस। आज से ही एकदम गांठ बांध लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक आंसर लिखना है अपने मन से, किसी से चेक नहीं कराना है। शुरुआती दौर है ना, क्योंकि आप लोग को बुरा भी लग सकता है कि हम अपना इतना अजीब सा लिखावट क्यों दिखाएं किसी को। खुद तो देख सकते हैं ना, कि खुद भी नहीं देख सकते, सामना ही नहीं करिएगा खुद का कि हम कितना कमज़ोर हैं। वो तो करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो एक दिन अच्छे बनिएगा, अच्छे स्टूडेंट बनिएगा, जॉब ले लीजिएगा। तो एक पेज राइटिंग खुद से, राइटिंग भी सुधर जाएगा। कैसे? मार्केट में जाकर अभी 70वीं के लिए बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर आया है, जैसे केबीसी नैनो हिंदी वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसको उठाइए। 69 तक का मेंस का पेपर और साथ में उसका मॉडल आंसर दिया हुआ है, आपको किसी टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
हर दिन आपको क्वेश्चन और उसका आंसर सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। कोई एसडीएम है, प्रीति या कुछ सब नाम है, उन्होंने अपना मॉडल आंसर शेयर किया है, मैंने खुद देखा है, एक अच्छा जेन्युइन आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और जितना लिख दी है उतना भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख दी हैं, क्योंकि उसको उनको पता होगा कि जब बच्चा पढ़ेगा और अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसफ़र करेगा तो ये आंसर छोटा हो जाएगा। तो जानकारी ज़्यादा होना चाहिए तब आप कम लिखिएगा, और जानकारी कम और तब ज़्यादा लिखिएगा ना तो ग्रेजुएशन का आंसर बन जाएगा, एक ही बात को रिपीटेशन होने लगेगा। तो सबसे पहले मार्केट जा कर के केबीसी नैनो उठा लीजिए, क्योंकि सब लोग हिंदी मीडियम है, हमको पता है, अभी से उठा लीजिए, और अपने से वहाँ पर भी हिस्ट्री से ही शुरुआत किया हुआ है, ठीक है। और उसी से सजेशन लीजिए जो जेन्युइन सजेशन देता हो, नहीं तो यहाँ पे बहुत मार्केट में पीटी मेंस इंटरव्यू बेचने वाला घूम रहा है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा, सिविल सर्विस है, हिलेगा भी नहीं, ठीक है, निकलना दूर की बात है। चाहे जुडिशियरी, सिमिलर एग्ज़ाम, जो भी गस्टेड ऑफिसर, जो भी ए ग्रेड का जॉब है, कुछ नहीं होने वाला है अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो। हम इतना बोल रहे हैं यानी मेरे अंदर नॉलेज है, आप जिस दिन इतना बोल सकेगा उस दिन ना लिखिएगा पेपर, तो उसको आपको उतना लेवल पे आना होगा ना, ठीक है। और हम तो बहुत छोटे और कम अपने आप को समझ रहे हैं। आप देखिए, आप आंदोलन में बहुत लोगों को देख लीजिएगा, इतना अच्छा सब बोलता है, यानी नॉलेजेबल है, पीटी तक नहीं निकला बेचारा सबका, है ना। तो अभी अच्छा मौका था, इस बार अगर हो जाता ना, हम लिख के देते आपका हो जाता मेंस में, क्योंकि जितना बच्चा गया है ना, जितना बच्चा है इस बार पीटी में, लगभग 80% लोग रेलवे एसएससी वाला है। फैक्चुअल डाटा पूछ दिया था, आप लोग तैयारी करते हैं मेंस का, 71वीं में भी अच्छा सीट आने वाला है, क्योंकि जो 512 सीट बोला था ना कि बढ़ा रहे हैं, फिर हल्ला करने लगा सब, तो फिर बोला कि नहीं हम लोग कब बोले कि बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे 71वीं बीपीएससी के लिए ट्रांसफ़र हो गया ना, तो काम आ जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर री एग्ज़ाम नहीं होता तो भी हटा दे इसको। चुनाव हो गया, उसके बाद क्रम से देखेंगे तो रावी, हाँ नहीं, तो जुडिशरी अच्छा, बीपीएससी में तो नॉर्मल पोस्ट भी है ना, उसमें तो सीधे जज ही बनिएगा, तो उल्टा, तो आपको कौन कहा कि आप बीपीएससी नहीं दीजिए, दोनों दिन देना है, उससे क्या होता है, सब लोग सब फ्रेशर्स है, आप उन लोग को देख के आप लोग को नहीं लग रहा है कि वो लोग अभी तुरंत ग्रेजुएशन किया होगा, अगर किया होगा तो, नहीं तो 12th भी होगा, 12th भी होगा तब तीनों अभी 3 साल पढ़ेगा सब यहीं पे। रावी देखिए, रावी जो है वो कौन से, रावी जो है वो अगेन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है, रोहतांग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर ब्यास, फिर जो दूसरी नदी है वो है, छोटी सी नदी है ब्यास, तो ब्यास नदी जो है वो आपको ब्यास कुंड, ठीक है, ये भी रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। इसमें अगर पूछ दिया तो कुल्लू नाम सुना है, कुल्लू मनाली, कुल्लू उतना नहीं पूछता है, उतना डीप नहीं पूछता है, ठीक है। लास्ट सतलज नदी, सतलज या सतलुज बोलते हैं, सतलज नदी अधिक अनेक, राकस ताल नाम है, राकस, अच्छा ये नंबरिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, राकस ताल, मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत, नहीं दिख रहा है लाइट से, देख लीजिए इसको, सबका ओरिजिन लिख लीजिए। सतलज क्या है, राकस ताल, मानसरोवर तिब्बत।
हटा दें? चलिए हटा देना। अब क्या क्या पूछ रहे थे ये लोग, दोबारा अगर हम इसको रफली बनाए, ठीक है, रफली बनाए कि कौन किससे जाके मिलता है, कौन किससे जा करके मिलता है स्टेट को छोड़ करके, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बना लीजिएगा, इंदस लिख लीजिएगा सिंधु नदी, ताकि आप लोग क्रम उरम ना भूले। फिर ऐसे झेलम बना लेंगे, झेलम क्रम के कारण, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे से यहाँ पर चेनाब बना लेंगे, ये चिनाब है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 2 छोटी छोटी एक आपको रावी और ब्यास, ठीक है, ये है रावी जो पाकिस्तान में मिलेगी, रावी। एक और नदी है ब्यास जो सतलज से पंजाब में मिलेगी, और ये सतलज जा कर के यहाँ मिल जाएगी पंचनद में, पंचनद, ये सतलज। और ये मिठनकोट में चिनाब मिलेगी, मिठनकोट में सिंधु से चिनाब मिलेगी। ये जहाँ मिल रही है उसको कहते हैं झांग, ये जहाँ मिल रही है उसको कहते हैं झांग। ये जहाँ मिल रहा है ये है पंजाब, पंजाब का हरीके बैरन, हरीके बांध, हरीके बांध। और यही ये इंदस क्या करेगी, यहाँ पर अरब सागर में गिर जाएगी सबको लेके, अरब सागर। और यहीं पर क्या है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह है ये पाकिस्तान का। तो कराची बंदरगाह के पूरब में कौन सी नदी है, तो कहिएगा सिंधु। कुछ नदी ऊपर से भी आके मिलती है, उसको भी लिखवाते हैं। सिंधु में और जो मिली है चिनाब, ये कहाँ मिली? ये सतलज जहाँ मिली है, पांचों नदी जहाँ, पांचों नदी पंचनद कहते हैं, पंचनद। पांचों नदी जहाँ मिल जाती है उसको पंचनद कहते हैं। और फिर चिनाब आगे बढ़ जाती है और मिठनकोट के पास जाके मिलती है। नहीं, कराची बोल रहे कि बाद में है, यहाँ पे कराची बंदरगाह, मैं बस लोकेशन दिखा रही हूँ ऐसे। झेलम की एक नदी है, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ, लिखवाएंगे। तो झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, इसको लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। झेलम की जो एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट लिखवाना पड़ेगा ना इसमें भी। किशन गंगा किसकी सहायक है, तो बोलेगा झेलम की, ठीक है। सिंधु जो है वो कौन से, हाँ जी, देखिए ऊपर पे भी थोड़ा सा, यह इंदस का जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये इंदस था, यहाँ से ऐसे गुजरा, तो ऊपर से भी कुछ नदियाँ आकर के बहती हैं। हालांकि भारत में नहीं है वो इलाका, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जानेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बस इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना, हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, क्या नाम है इसका? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और यही सियाचिन, हर सही कार होगा, यही सियाचिन ग्लेशियर जो है इसको हम लोग थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इतना ऊंचा है कि इसको हम लोग तृतीय ध्रुव बोलते हैं, थर्ड पोल, ठीक है, तीसरा ध्रुव। सबसे ऊंचाई पर कोई युद्ध बैटल फील्ड भी है भारत पाकिस्तान का, तो यही सियाचिन ग्लेशियर पे है, ठीक है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर के पास आप देखिएगा कि ये इंदस रिवर इसके नीचे से यहाँ से बह जाती है, इंदस रिवर। और मैंने कहा कि यहीं पर आपको मिलेगा लद्दाख रेंज, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। अब देखिए ये ना आगे बढ़ती है तो किस रेंज को काटते हुए बढ़ती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा लद्दाख रेंज को। बोलेगा कि सिंधु नदी जो है किस पर्वत श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो कहिएगा कि लद्दाख श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए। इसको हम थोड़ा नीचे बनाए ना, किसके बीच में बढ़ती है? तब लद्दाख और जास्कर, किसके बीच में बहती है? तो लद्दाख जास्कर। लेकिन किस श्रेणी को काटते हुए आगे बढ़ेगी? तो लद्दाख श्रेणी को, ठीक है। जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर एक ऊंचा सा पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पढ़ा है हिमालय में। यहीं पर से पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये बहुत लंबा जो है ना, ये आपको गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, ठीक है, जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज, जिसका नाम क्या है? बुंजी गॉर्ज। 5500 मीटर से भी नीचे खाई है ये, ऐसे समझिए कि 5 किलोमीटर गहरा खाई, बुंजी गॉर्ज सिंधु का है, ठीक है। हाँ, ये इसकी सहायक है, ये छोटी सी नदी इसमें जाके मिल रही है, इसलिए किशन गंगा। प्रोजेक्ट लिखवाएंगे इसलिए इसको लिखिएगा। किशन गंगा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, किशन गंगा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। पर्वत का नाम लिखे मैम, या ये लिखे? क्या? पर्वत का नाम लिखे, यही वाला लिखे? ये नहीं लिखे हैं, वो वाला जो नेपाल में जैसे इंटर करती है सिंधु नदी, वहाँ पे पर्वत का नाम सब लिखना है। नेपाल देखिए, सब लिखना है, जो यहाँ बोल रहे सब लिखना है मैप में। मानसरोवर से निकली, भारत में घुसी, तो जब घुसती है तो कौन से पर्वत को काटेगी? तो लद्दाख। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये भी पूछा है कि सिंधु नदी कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो लद्दाख और जास्कर। क्योंकि आप हिमालय में नहीं थी इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि हिमालय में, ट्रांस हिमालय में ना चार हिमालय है, मतलब हिमालय से भी पहले बना हुआ। ट्रांस का मतलब होता है पूर्ववर्ती, 4 है, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर, एक है कैलाश रेंज, एक पीर पंजाल भी है, ठीक है। तो कैलाश, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, तो इन दोनों में से यहाँ से होकर के सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन में थोड़ा घुमा के क्या बोलेगा? काराकोरम से बहती है, ऐसे घुमाएगा थोड़ा सा, तो एग्जैक्ट लिखे रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और भारत के अंदर जब यहाँ से घुसेगी, यहाँ पर से, तो यहाँ जहाँ से भारत से बाहर जाती है ना पाकिस्तान में, तो यहाँ पर एक गहरी खाई बनाती है। उस गहरी खाई को हम लोग कहते हैं गॉर्ज, ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, ठीक है। जब पहाड़ों को नदी काट के रास्ता बनाए भी शेप में, तो इसे ही हम लोग कहते हैं गॉर्ज। नदियों के द्वारा पहाड़ों को भी शेप में काटा जाना गॉर्ज कहलाता है। तो सिंधु नदी के द्वारा जो गॉर्ज का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज, ये नाम है, बुंजी गॉर्ज, ठीक है। और पर्वत का लोकेशन क्यों बताए हैं? क्योंकि कभी कभी पर्वत का लोकेशन पूछ देता है। बुंजी गॉर्ज किसके समीप है? पूछ देगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, काराकोरम, एक और दे देगा K2, उसका मन क्या दे रहा है, तो नंगा पर्वत के समीप है। यहीं के बाद पाकिस्तान इधर शुरू, भारत खत्म, बाउंड्री लाइन है ये। पीओके का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके का क्षेत्र है ये क्या है? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले कश्मीर था, अब तो काट के पूरा लद्दाख,
अभी का मैप में क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा लद्दाख, भारत सरकार बोला कि कश्मीर का झंझट खत्म, ये पूरा लद्दाख है, सब लद्दाख है, कश्मीर बस इतना छोटा, ऊपर वाला कश्मीर वैली, नीचे वाला जम्मू, जहाँ हम लोग कटरा जाते हैं वैष्णो देवी, तो नीचे कोई आतंकवादी घटना नहीं होता है, ये अभी भी आतंकवादी घटना के लिए फेमस है। और ये पूरा काट के क्या बना दिया, लद्दाख। तो अब कुछ भी पूछेगा, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो लद्दाख। सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, तो लद्दाख। कुछ भी पूछे सबका आंसर क्या होता है, लद्दाख। हालांकि हम लोग अनपढ़ जैसा काम नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ का आंसर जम्मू कश्मीर होगा तो पढ़ेंगे ना, नहीं तो अंधाधुन काम नहीं करना, नेगेटिव भी है। मोटा मोटी बात यही है। लेकिन क्या बता रहे थे आप लोग को इस मैप से? ठीक है भाई, बाद में कुछ अच्छा, हाँ, ऊपर वाला राइट साइड वाली नदी बता रहे थे आप लोग को। राइट साइड वाली नदियों का नाम लिख लीजिए। ये है इंडस, कुछ नदी बहती है। पहला, सियाचिन ग्लेशियर के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक नदी। श्योक किसकी सहायक है? तो बोलेगा कि सिंधु की। जितना लिखवा रहे सब सिंधु की सहायक है, और ऊपर से आ रही है और माउथ इधर है, यानी कि दाएं क्रम की है। ठीक है, राइट हैंड की नदी है सब। श्योक, जैसे पूछ देगा ना कि श्योक, यहाँ से एक नदी आती, जास्कर श्रेणी बताया ना नीचे, जास्कर रेंज, यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है जास्कर। ठीक है, यहाँ काबुल है तो एक नदी आती है काबुल, अफगानिस्तान है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काबुल नदी। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, मतलब इंडिया का क्षेत्र है, पीओके का क्षेत्र है, जिसको हम लोग गिलगित बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान। सुने हैं? बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में अंतर है। ऊपर वाला क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान, और नीचे वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान। इसलिए दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और ये है गिलगित रीजन। तो ये जो नदी है ना, इसका नाम है गिलगित। ठीक है। काबुल के बाद एक और नदी है कुर्रम। कुर्रम के बाद एक और नदी है गोमल। श्योक यहाँ पर हम लोग का जो ये हुआ था, आपको विवाद हुआ था, ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये पूरा विवादित क्षेत्र है चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ विवाद हुआ था। ये है आपको, क्या नाम है जिसका? गोमल है। हम लोग का लड़ाई कहाँ चल रहा था चाइना के साथ? क्षेत्र का नाम बताइए तो। चाइना के साथ जो लड़ाई चल रहा था हम लोग का, कहाँ चल रहा था? गलवान। तो गलवान नदी श्योक की सहायक है, यहीं से निकलती है गलवान। जब भी घाटी हो गया तो समझ रहे ना कि कोई ना कोई नदी बहती होगी, तो गलवान नदी श्योक की सहायक है। किसकी सहायक है? श्योक की। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर बहुत टफ करे तो पूछेगा ना, श्योक, गलवान, गिलगित और जास्कर, इनमें से कौन अलग है? तो जास्कर जो है ना, वो देखिए नीचे से जाके मिल रही है बाएं हाथ से, बाकी जितना नाम बताए सब दाएं हाथ से। तो ये पूछ सकता है। अगर टफ करना रहा तो सब पढ़ता नहीं है तो बोलेगा कि टफ आया, क्योंकि पढ़ता कितना है? बस वही पांचों जो पहले हम लिखवाए ना, उसी से क्वेश्चन आता है। 90% क्वेश्चन उसी से आता है। पांचों जो हम लिखवाए हैं, इंदस, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन नहीं आता है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है, पढ़ेंगे। इसको बना लीजिए। कुर्रम है, कुर्रम। ये ऊपर रह है काबुल। यहाँ वाला क्षेत्र अफगानिस्तान है हम लोग के इधर साइड, बाकी सब पाकिस्तान है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से आज खत्म करते हैं। अभी बहुत सारा परियोजना लिखवाना है मुझे, लेकिन अब लिखवाएंगे हम थर्सडे को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन हमेशा ही सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा एक साथ, ब्रह्मपुत्रा यही क्वेश्चन पूछता है। तीनों को एक साथ लिखेंगे, 1 2 3।
क्या क्या लिखेंगे, ये तीनों नदी ही ना, ये तीनों नदी भारत से नहीं निकलती, ये तीनों नदी भारत से नहीं निकलती। तीनों नदी के बारे में लिखवा रहे हैं, भारत से नहीं निकलती तो अलग हो जाती है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या निकलती, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र और एक और ले लीजिए किशनगंगा, मान लीजिए तीनों चारों में से कौन अलग है, तो किशनगंगा। ये तीन नदी जो है वो भारत की नदी नहीं है बल्कि तिब्बत की नदी है, मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, जब हिमालय बना था ना उसके पहले की ही नदियाँ है, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं ये, हिमालय के नीचे वाली नदी है गंगा ये सब, और ये सब पहले से ही बहती है। तो दूसरा जो हम लोग टर्म देते हैं ये है ट्रांस रिवर, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस रिवर, तो आजकल देवनागरी में भी ट्रांस लिख देता है, ट्रांस रिवर, ठीक है, ट्रांस नदी है ये। और ट्रांस का ही हिंदी होता है पूर्ववर्ती, मतलब पहले से बहने वाली, पूर्ववर्ती नदी है। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र और गंगा में से कौन ट्रांस रिवर नहीं है या पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो गंगा, तो ये तीन को अलग लिखना है, ठीक है। तीसरा, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और पहाड़ों को नदियों द्वारा काटना ही गॉर्ज कहलाता है, इसीलिए तीनों की तीनों नदियाँ गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो बोले अब भारत की कौन सी नदी है जो गॉर्ज का निर्माण करती है, तो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो तीसरा फैक्ट ये कि सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण करती है। एक एसएससी या रेलवे का कुछ क्वेश्चन था, उसमें और महान काम कर दिया था, ठीक है। उसमें क्या किया था, क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन में बनाया था सिंधु, ऑप्शन ए, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र और डी इनमें से कोई नहीं। पूछा था कि भारत की कौन सी नदी है जो गॉर्ज का निर्माण करती है, तब तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ऐसे में, तो सिंधु हो जाएगा आंसर। बाकी जो है दोनों वो भारत में इन करने से पहले गॉर्ज बना देती है, लेकिन सिंधु भारत में आने के बाद गॉर्ज बनाती है। तो सिंधु नदी जो है वो भारत की नदी जो है कि गॉर्ज का निर्माण करती है, लेकिन याद रहिए तीनों ही गॉर्ज बनाती है। लेकिन भारत हाँ, भारत में इन करने, एक सिपकिला पास को काटते हुए सतलज नदी सिपकिला पास को काटते हुए अंदर आती है। अगले बार फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट खत्म हो गया, अभी और फैक्ट बचा हुआ है, इतना याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।